जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अंजू अरोड़ा आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कुणाल अंकल फ्रॉम बड़े मंदिर साहिब जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं अपना प्यार, अपना इटर्नल ग्रैटिट्यूड और जो भी मैं गुरु जी को प्रणाम करके उनके चरणों में रखना चाहती हूँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स माय गुरु महाराज। ऐसे जैसे हमें सबको पता है कि जुलाई का महीना हम सब के लिए बहुत बहुत मुबारक है। हमारे गुरु जी की सारी संगत के लिए हमारे परमात्मा धरती पर आए और हम सबका जीवन सुधारा और अभी तक सुधार रहे हैं और हम सबको ब्लेस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। गुरु महाराज जी का लख 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 शुक्राना जो उन्होंने इस महीने दिस इज सेकंड सत्संग जो मुझे शेयर करने का अवसर दिया है गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी। और आज का सत्संग मेरा गुरु जी को डेडिकेटेड है एज अ शुक्राना। सो मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी जो मेरी इस जन्म में मेरे मालिक के नेम के साथ मेरी जो जर्नी रही है और जो मेरे मालिक को मंजूर वही आज बुलवाएंगे। तो संगत जी मैं जलंधर से हूँ और जैसे आपको पता है कि गुरु जी जलंधर में बैठते थे और 1984 में मेरी शादी हो गई और मैं जलंधर से चली गई। तब तक मुझे गुरु जी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, कभी किसी से बात नहीं हुई थी गुरु जी के बारे में। लेकिन कुछ हालात उस वक्त टेररिज्म वगैरह की वजह से वापस जलंधर में मैं 1990 में आ गई और दोबारा से हम लोग जलंधर में सेटल हो गए। और 1991 की बात है और उस वक़्त मेरे 2 बेटे भी थे और मैं बच्चों को हम मॉडल टाउन में रहते थे और गुरु जी का जो स्थान था वो डिफेंस कॉलोनी में था। लेकिन उस वक़्त गुरु जी का जो मंदिर था मतलब बाहर से बिल्कुल पता नहीं चलता था कि वो मंदिर है, क्योंकि उस वक़्त बिल्कुल सिंपल गुरु जी ने अपना घर रखा हुआ था। और मैं वहाँ से निकलती थी रोज़ उसे उनके घर के आगे से और मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आती थी एक जगह से। तो जब भी मैंने गाड़ी से वहाँ से निकलना तो मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आती थी और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे यहाँ पर कोई फ्लोरिस्ट शॉप है जो विच आई डोंट सी बट कोई है फूलों वाली शॉप है जो मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आती है। तो मैंने वहाँ से निकलना, जब भी निकलना वापस आना हमेशा वही वही स्ट्रॉन्ग रोजेस की और लॉट्स ऑफ फ्लावर्स उसकी जैसे स्मेल खुशबू आती है। तो ये सिलसिला चलता रहा, 4-5 महीने चलता रहा और नहीं मुझे मतलब पता चला कि कहाँ से आ रही है, बट यही सोच के कि फ्लोरिस्ट शॉप है। तो एक दिन मैं वहाँ से निकल रही थी और जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि मैं सिख परिवार से हूँ और आपको मालूम है कि सिख धर्म में हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी के अलावा कुछ और नहीं मानते हैं। दैट्स हाउ वी ग्रो एंड दैट्स हाउ वी ग्रूम। तो हमारे मेरी उस वक़्त जॉइंट फैमिली थी मेरे मायके की और हम लोग बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे, तो हमेशा कोई ना कोई फंक्शन होता रहता था घर में और हमेशा हमारे घर में रागी साहब जी आया करते थे। और उन दिनों बहुत मशहूर रागी साहब होते थे संत हरबंस सिंह रागी जी जो हमारे घर बहुत आते थे जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता था और वो कीर्तन करते थे।
ऐसे ही उस दिन एक दिन मेरे गाड़ी में ये शब्द चल पड़ा, श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। एंड इट वाज़ वेरी, वेरी, वेरी शॉकिंग टू मी बिकॉज़ मुझे मालूम है कि मैं कोई उस वक़्त कैसेट्स हुआ करती थी जिससे हम म्यूज़िक सुनते थे, लेकिन बिल्कुल कोई कैसेट नहीं थी मेरी गाड़ी में, कोई मतलब मैंने कभी ली नहीं थी। हाँ, मुझे ये मालूम है कि ये शब्द उनका रागी जी का है। और अब तो मतलब आपको भी पता है, सारी संगत को ये ज्ञान है और मुझे भी अब पता है कि गुरुजी कैसे जिस तरह से भी आपको वो कनेक्ट कर पाएँ, वो उसी तरीके से आपको कोई ना कोई संदेश भेजते हैं, जिस जिस तरीके से आप को रियलाइज़ होता है कि गुरुजी की प्रेज़ेंस है। तो उस वक़्त तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो मुझसे नहीं रुका गया और मैंने जल्दी से लाइक गाड़ी रोकी वहीं पे, नॉट नोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, लेकिन मैंने गाड़ी रोक के तो पार्क करके मैं वहीं से निकल गई। तो अंदर जब मैं गई गुरुजी के दरबार में, बाहर बहुत सारे जूते पड़े थे, मैं वहीं अपने जूते उतार के तो अंदर गई और मैंने देखा कि गुरुजी पैंट्स एंड टी-शर्ट में अपने चेयर पर विराजमान हैं और नीचे कुछ लाइक 15 या 20 संगत होंगी। मैं भी और गुरबानी चल रही है और वही शब्द जो श्वासादि माला चल रहा था। तो मैं अंदर चली गई और मैंने देखा कि ऐसे महापुरुष बैठे हैं। मैंने हाथ जोड़े और मैं वहाँ बैठ गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, हल्की-सी स्माइल जैसे उनकी होती थी। तो मैं वहाँ बैठ गई और उसके बाद जब बानी ख़त्म हुई तो गुरुजी ने वहाँ गुरुजी के भगत उस वक़्त और आज भी हैं वो, सुदामा जी नाम था उनका। और उन्होंने जल प्रसाद लेके आए कुछ ग्लासेस में और ट्रे में और गुरुजी उनसे जल प्रसाद लेके तो वो संगत को देने लगे। ऐसे बुलाते थे, सबको तो नहीं मिलता था लेकिन जिसको भी गुरुजी बुलाते थे वो उठ के आते थे। और गुरुजी उन दिनों में रुद्राक्ष की माला जो हमें मालूम है कि वो पहनते थे, तो वो उसमें रुद्राक्ष की माला जल प्रसाद में डिप करते थे और फिर संगत को देते थे और कई बारी तो 2-2 3 ग्लासेस एक ही संगत जी को मिलते थे। और मुझे जितना याद है कि सबसे ज़्यादा जो उन्होंने जल प्रसाद और प्रसाद अपने हाथों से दिया है, जो मेरे टाइम में वो मैंने देखा है कि वो सुदामा जी जो उनके पास काम करते, तो आप उनको देखिए कि कितनी बख़्शिश थी उन सुदामा जी के ऊपर कि आज भी देखिए कि वो पूरे जालंधर मंदिर को हैंडल कर रहे हैं और गुरुजी का स्थान को वो पूज रहे हैं वहाँ बैठे। एनीवेज़ ऐसा हुआ उस दिन और मुझे नहीं मिला प्रसाद, तो मैं थोड़ी देर बाद जब सब उठने लगे, तो मैं भी उठी और मैं वहाँ से बाहर आ गई। तो मैंने गाड़ी में बैठी और मेरे मन में यही एक बात आई कि चलिए ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि ये जो फ्रेग्रेंस है कहाँ से आ रही है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे अंदर धूप बत्ती हैं और इंसेंस लगी हुई है और शब्द भी मुझे यहाँ से एनीवेज़ मेरी गाड़ी में कहाँ से वो चल पड़ा, इतना तो दिमाग लगाने की वो ज़रूरत ही नहीं थी उस वक़्त, क्योंकि गुरुजी क्या करते थे ना कि दिमाग को बाहर छोड़ के आओ। लेकिन उस वक़्त मेरे दिमाग में यही आया कि अच्छा चलो एनीवेज़ मुझे यहाँ से फ्रेग्रेंस आती है और यहीं से मुझे वो शब्द सुनाई दिए, तो इसलिए और ये महापुरुष जी हैं, बहुत माने हुए हैं और चलिए ये मिस्ट्री जो मेरे दिमाग में हर रोज़ वो थी कि ये कहाँ से ये सब हो रहा है, तो मैं इट इज़ रिज़ॉल्व्ड और अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर मी एंड यहाँ पर ये महापुरुष जी हैं और लोग उनको मानते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। तो मैं गाड़ी ली और मैं अपने घर चली गई।
तो संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो कैसी पुल थी कि मैं घर पहुँची हूँ और पूरी डिटरमाइंड कि मुझे यहाँ कभी वापस नहीं आना है। और मैं घर पहुँचते ही मुझे मतलब एक जैसे होता है ना कि आप कहीं से आ रहे हो और आपका पीछे सेल फ़ोन रह गया है और या आपका पर्स रह गया है और आपको एक पुल होती है कि मेरा पीछे कुछ छूट गया है। तो मुझे ऐसे लगे कि मेरा कुछ छूट गया है और मैं सब चेक कर रही हूँ और कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन घबराहट इतनी हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो चीज़ें लेनी है जो मेरी वहाँ छूट गई हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या क्या छूटा है। तो इसी इसी कन्फ्यूज़न में मैं घर में किसी काम में इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ, कुछ मेरा फ़ोकस नहीं हो रहा है। मैंने अपनी कोशिश की कि चलो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, चलो मेरा वो बिज़नेस था मैं उसमें थोड़ा पेपर वर्क कर लूँ या मैं अपने काम पे वापस चली जाऊँ या मतलब मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं अपना दिमाग को ऑक्यूपाई कर सकूँ, बट इट वाज़ नॉट गेटिंग आउट ऑफ माय माइंड। वो फ्रेग्रेंस, वो वहाँ का रूहानी एटमॉस्फियर मेरे से नहीं हैंडल हो रहा था और या कह लीजिए कि वो जो गुरु जी की एनर्जी जो हम सब कहते हैं और गुरु जी की जो एनर्जी जो मेरे अंदर उस वक़्त पास ऑन हुई थी, वो शायद हैंडल नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ भी समझ नहीं थी, इतनी इतनी बुद्धि ऐसी थी कि ह्यूमन बुद्धि जैसे हम नॉर्मली हमारी है हर इंसान की होती है, जब कोई अवेकनिंग नहीं होती आपको। तो एंड आई वाज़ वेरी यंग आल्सो एट दैट टाइम इन 20s, तो मतलब नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। शाम हुई 5 साढ़े 5 6 बजे मैं काम पे जाने की बजाय अपने बिज़नेस की तरफ जाने की बजाय मैं दोबारा वहीं चली गई गुरुजी के घर। और वहाँ पर गुरुजी वो रेड चेयर जो उनकी होती थी, सिंहासन, वहाँ पर बहुत ही सुंदर लिबास में चोला पहना हुआ था उन्होंने सिल्क का और इतना उनका ऑरा और बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहे थे कि जैसे पता नहीं जैसे भगवान ही उतर के आ गए हैं ज़मीन पर। लेकिन मतलब उनको मैं भगवान कहने से भी डर रही थी क्योंकि मुझे था कि नहीं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, मैं सिख परिवार से हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी को मैं मानती हूँ, मेरे लिए वही भगवान है। अपने मन को बहुत खींच रही थी पीछे, बट एनीवे मैं वहाँ शाम को पहुँची, फिर से गुरबानी लगी हुई थी और इस वक़्त मैंने देखा गुरुजी की जो स्माइल है वो थोड़ी-सी ब्रॉडन हो गई क्योंकि उनको था कि अच्छा चलो ये दोबारा आ गई है अब। और बैठ गई मैं वहाँ और वही हुआ, गुरबानी खत्म हुई, सबको जल प्रसाद जिनको भी गुरुजी ने देना था दिया। और उसके बाद लोग जाने लगे धीरे-धीरे, थोड़ा कड़ा प्रसाद भी मिलने लगा और मुझे वो तो ज़रूर मिला और थोड़ी देर बाद मैंने भी मतलब लेकिन मुझे जल प्रसाद नहीं मिला। तो चलिए मैं वहाँ से चली गई, फिर दिमाग में ये एक घबराहट की मुझे अब ये घबराहट होने लगी कि ये जल प्रसाद गुरुजी देख रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसे ऐसे क्या बात है ये जल प्रसाद में? कुछ पता नहीं है, दिमाग ऐसा है। वापस आ गई घर, अगले दिन वही पुल, वही वही एनर्जी खींच रही है मुझे। आई वेंट अगेन नेक्स्ट इवनिंग और वही सिलसिला चलता रहा। इस तरह से 6-7 दिन बीत गए, लेकिन गुरुजी हमेशा मतलब जैसे गुरुजी देखते थे, जो पुरानी संगत हैं, उनको पता होगा कि जैसे गुरुजी आपकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं, वो हमें लगता है कि गुरुजी हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो मैं वहाँ से मतलब रोज़ जाना और रोज़ आ जाती थी। तो अब वो अपने मन को मैं समझाने लगी कि मैं यहाँ रोज़ क्यों आ रही हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने मन में ही एक बहाना सोच लिया कि अच्छा जब तक मुझे जल प्रसाद नहीं देंगे ना गुरुजी मैं तो आती रहूँगी और जिस दिन गु जल प्रसाद मिल जाएगा दैट्स इट, मुझे देखना है कि ये जल प्रसाद क्या स्पेशल है और मैं तब तक तो आऊँगी। नॉट नोइंग कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या सोच रही हूँ।
6-7 दिन बीत गए और गुरुजी ने थोड़ा इशारा किया अपने हाथ के साथ और मैं बैठी हुई थी बानी सुन रही थी और उसके बाद मुझे गुरुजी ने ऐसे इशारा किया और मेरा दिल ऐसे था, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा हार्ट ना अभी या तो ख़त्म होने वाला है और या तो ये खुशी से या एंग्ज़ायटी से फट जाएगा। सो कुछ ना समझ दिमाग में आते हुए मैं गई धीरे-धीरे गुरुजी के पास और कहते मुझे बैठ जा, उन्होंने अपने पास बिठाया नीचे और कहने लगे अ, गुरु ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ और पैसे बनाने का ज़रिया बनाया हुआ है और ऑल ऑफ दैट गुरुजी मुझे कहने लगे और मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ और मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं वो और मुझे नहीं मैं एक्चुअली नहीं रो रही थी लेकिन आंसू मेरे निकल रहे थे मालूम नहीं क्यों कि भी इतना वो पछतावा शायद था अंदर से कि ये मैं क्या सोचा और इनको कैसे पता कि मेरे मन की क्या सोच थी जो मैं इतने दिनों से यहाँ आ रही हूँ। बहुत शर्मिंदगी हुई लेकिन मैं सिर नीचे करके तो कुछ नहीं बोली। तो कहते चलिए ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ देर तो बुलाना ਪਿਆ तू ਹੁਣ आई है और हल्ले भी नहीं समझी। तो मैंने हाथ जोड़े गुरुजी आई एम सॉरी बट गुरुजी आपको पता है कि मैं सिख खानदान से हूँ और ऐसे तो कहते हाँ, हाँ सारा पता है मैनू पम्मी आंटी कित्थे है? एंड पम्मी आंटी जब उन्होंने कहा तो मैंने सोचा कि ये किसकी बात कर रहे हैं? कहते पम्मी आंटी एंड पम्मी आंटी संगत जी मेरी मॉम हैं, उनका नाम परमजीत है लेकिन उनको पम्मी सिर्फ़ उनकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स जो हैं वो बुलाती हैं उनको और मुझे समझ नहीं लगी कि गुरुजी पम्मी आंटी मेरी मम्मी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे मम्मी कहते हाँ, हाँ तेरी माँ सो आई सेड गुरुजी वो तो नहीं आते हैं और कहते अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ कि गुरुजी याद करते हैं ਤੇ अगली बारी ਉਹਨੂੰ अपने नाल लेके आई। मैं क्या अच्छा गुरुजी सो मैं वहाँ बैठ गई और सोचने लगी बट एनीवेज़ थोड़ी देर बाद वो सोच भी चली गई पम्मी आंटी के बारे में मेरे दिमाग से और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर गुरुजी ने उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा जो डिवाइन उनका जो जल प्रसाद उन्होंने अपने वो जो द्राक्ष की माला डाल के दिया था, वो मुझे दिया और वो संगत जी जो मैंने उस वक़्त वो जो प्रसाद जो पिया और वो जो मेरे अंदर वो जो फ़ीलिंग थी, वो शायद ही कोई मुझे मालूम है कि कोई भी संगत उसको बयान नहीं कर सकती और ना ही मैं बयान कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो एक ऐसी डिवाइन शक्ति है या एक वो जल है जो आपके अंदर जाता है और आपको वो दूसरी दुनिया में आप होते हो। इट्स जस्ट सो डिवाइन वो मीठापन उसका और जो इट्स I'm so sorry but I will not be able to explain that. Anyway, गुरुजी ने मुझे वो उस दिन दिया। उसके बाद क्या कहना था जी बस हर रोज़ गुरुजी के पास आना हुआ, हर रोज़ गुरुजी के पास बैठना हुआ, हर रोज़ गुरुजी ने अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया, अपने चरणों और हाथों की कभी उन्होंने सेवा भी बख्शी, जो शायद ही कभी हम सोच सकते हैं कि हमारा परमात्मा हमें वो दे सकता है। और लेकिन संगत जी आई विल बी वेरी ट्रू कि मुझे ऐसा मतलब लगा कि गुरुजी बहुत मेरे प्यारे, मेरे क्लोज़ हो गए हैं बहुत मुझे उनसे प्यार हो गया है। लेकिन मुझे वो जो फीलिंग थी ना भगवान जैसे कि ये ही मेरे भगवान हैं, यही जो है, उस वक़्त शायद उम्र की वजह से या अ मन में अभी इट वाज़ जस्ट द बिगिनिंग और मतलब समझ ही नहीं थी कि स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन एंड सरेंडर वो सब क्या होता है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता था लेकिन और कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब वहाँ जाते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे यही एक धरती पे वो जगह है जहाँ पर मुझे हर रोज़ लाइक इतनी शांति मिलती है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है।
तो बस यही सिलसिला शुरू हुआ, गुरुजी के पास जाना हुआ और इतना प्यार हो गया गुरुजी से, इतना प्यार हो गया। तो मुझे ऐसे लगता था वहाँ जाके गुरुजी के कि जैसे एक लड़की मायके से अपने ससुराल जाती है और फिर जब वापस चक्कर लगाती है अपने मायके, तो जैसे आपको फीलिंग आती है ना वो खुशी की, वो कंटेंटमेंट की, वो अपनेपन की, कि मैं अपने मायके आ गई हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं रोज़ अपने मायके जाती हूँ और वहाँ पर मेरे जो फ़ादर हैं और या मेरे कह लीजिए कि मेरे सबसे करीबी जो इनके साथ रिश्ता है, वो मुझे इतना प्यार करते हैं। वो गुरुजी ने मुझे बहुत लंगर खिलाया है, संगत जी, इतना लंगर खिलाया है गुरुजी ने उन जब भी मैं उनके पास जाती थी। इतने प्यार से वो बैठते थे तुम्हारे सामने और एक-एक रोटी करके आपके हाथ में देते थे और इतना सिंपल सेटअप, मतलब संगत बना के लाती थी लंगर और मक्की की रोटी होना, साग होना, आलू वाला पराठा होना, उसके साथ दही होनी और आलू वड़ियाँ की सब्ज़ी गुरुजी को बहुत पसंद थी, कढ़ी चावल। तो वो इतना सिंपल सेटअप, जैसे गुरुजी ने हाथ में ही हमें पकड़ा देनी और हमने खाते जाना और गुरुजी की तरफ देखते रहना। और कई बारी गुरुजी ने मतलब अपनी थाली में उनका परोसा हुआ लंगर आता था तो उन्होंने एक बोटी लेनी और फिर कहना अच्छा चल तू खा। और कुछ मतलब बड़ा अच्छा लगता था, वो लंगर भी कोई स्वाद ही उसका कुछ और होता था। लेकिन उस वक़्त ये थोड़ी पता था कि कितने तुम्हारे कर्म कट रहे हैं या तुम्हारे क्या-क्या गुरुजी क्या तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस वक़्त तो यही लगता था कि कितना प्यार मिल रहा है, ये कौन है जो इतना प्यार कर सकते हैं और वो भी अनकंडीशनल। कभी भी वहाँ हमने कभी भी लाइक कुछ नहीं दिया था, कभी कोई एक पैसा भी नहीं चढ़ाने की हमें होती थी, लाइक वी वर नॉट अलाउड टू डू दैट, जैसे हम बाकी कहीं भी जाते हैं तो करते हैं। लेकिन कुछ भी अनकंडीशनली कोई ऐसे कैसे तुम्हें प्यार कर सकता है, हर वक़्त यही सोच में होता था। मुझे याद है कुछ लम्हे गुरुजी के साथ उन दिनों में। अ, गुरुजी बहुत सुंदर जो चोले पहनते थे सिल्क के, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई। तो उस वक़्त मेरी बुटीक होती थी जालंधर में और मैं भी बहुत ऐसे काम करवाया करती थी क्लोथ्स के ऊपर। तो मैंने ऐसे ही एक बारी संगत में बैठे हुए और बानी सुन रही थी, तो दिमाग तो हमारा शब्द की तरफ तो जाता था, लेकिन जब उड़ता था इधर-उधर तो बहुत जगह जाता था। तो मैं गुरुजी के जो चोले देख रही थी, तो मैंने कहा कितने प्यारे गुरुजी चोले पहनते हैं और ये पता नहीं कहाँ से बन के आते हैं इनके लिए। और लेकिन मेरे पास तो इतने एक्सपर्ट कारीगर हैं, मुस्लिम कारीगर हैं, जो इतना सुंदर हाथ का काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो आई विश कभी मेरे को भी मौका मिले तो मैं बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन लगा के तो ये गुरुजी के लिए तैयार करवा सकती हूँ चोले। और मेरा मतलब ऐसे मन में सोच रही हूँ जैसे आपकी सोच कहाँ-कहाँ चली जाती है। तो बस बानी अभी चल रही थी तो गुरुजी मेरे को विद स्पिट ऑफ सेकंड्स गुरुजी ने मुझे इशारा किया और अपनी तरफ बुलाया और कहने लगे "अच्छा एक गल दस तेरे कोल तेरी ना दुकान हैगी है ना कपड़े दी ते तू कुछ चोले बनाएँगी मेरे वास्ते जिद्दां दे मैं पाना वां, पर बड़ी वधिया क्वालिटी दे।" एंड हाँ जी, गुरुजी, मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी वो जो मैं अभी सोच रही थी शायद उसी ड्रीम में हूँ और मेरे को गुरुजी ने पूछा है, बट दिस वाज़ अ रियलिटी कि गुरुजी मुझे एक्चुअली पूछ रहे हैं। तो मैं इतनी कन्फ्यूज़्ड कि ये क्या हुआ है कि अभी कुछ सेकंड पहले तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था, अब गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा चल तू जदों बनाएँगी ना चोले ते देखांगा मैं पावांगा तेरा तेरा बनाया होया चोला, पर चंगे बनाई। बहुत शौक हुआ। लेकिन खुशी भी इतनी कि जैसे आसमान पे आपका वो चला जाता है ना दिमाग कि माय गॉड! गुरुजी ने मुझे कह दिया और मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से गुरुजी के ये चोले बन के आते होंगे, किसी को भी नहीं पता होगा। ख़ैर
गुरुजी का हुक्म सर आँखों पे और उसी दिन सिल्क की अलग-अलग कलर्स की शॉपिंग हुई और उस मतलब उसी दिन से ही वो प्रोडक्शन में डाले गुरुजी के चोले और फिर 1 महीना लग गया, घर में कारीगर बिठाए, अड्डे लगवाए उनके और खुद एक-एक धागा, एक-एक कलर मैच करके उसका कॉम्बिनेशन गुरुजी के छोले तैयार कराए। तो लेके आई मैं और ड्राई क्लीन वगैरह करा के बहुत अच्छी तरह से गुरुजी के कमरा होता था जहाँ पर गुरुजी लेटते थे, तो वहाँ पर मैंने रख दिए और किसी को भी नहीं बताया, बस वहाँ पर पैक किए हुए सारे रख दिए। तो गुरुजी जब गुरबानी के बाद अपने कमरे में गए, तो उन्होंने जब देखा होगा तो इमीडिएटली गुरुजी एक-एक चोला उठा के बाहर संगत के पास उनको दिखाने आए और मेरी आँखों के आँसू नहीं रुक रहे हैं कि आप सोचिए संगत जी कि क्या औकात है हमारी, क्या ही औकात है हमारी कि हम गुरुजी के लिए कुछ ऐसा इतने तुच्छ हैं हम कि हम क्या उनको ऑफ़र कर सकते हैं और गुरु खुद उठ के इतनी उसकी वडियाई कर रहे हैं कि मतलब समझ नहीं आई कि गुरुजी जैसे वो एक छोटा बच्चा टॉयज़ को देख के खुश होता है, उस दिन गुरुजी की आँखों में मैंने वो खुशी देखी और वो खुशी सिर्फ़ उन्होंने मेरा कोई कल्याण करने की वजह से ही उनके अंदर वो खुशी शो हुई, अदरवाइज़ गुरुजी को क्या कमी किसी चीज़ की। ख़ैर ये एक सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी किस तरह से आपको ब्लेस करते हैं और क्या सेवा आपको देते हैं कि क्या पता कि वो किस सेवा में आपकी क्या ब्लेसिंग लिखी है। एक और सत्संग जो उन दिनों का है गुरुजी के साथ रहते हुए मुझे याद है कि गुरुजी और जब आप सब संगत जो उस टाइम के हैं और मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना भी है कि अम, गुरुजी को अपने ऊपर गुरुजी कष्ट लेते थे जब संगत का कल्याण करते थे, जिनको ज़रूरत होती थी कल्याण की। तो मैंने कई बारी गुरुजी ने मुझे जब भी थोड़ी सेवा देने के पैरों को दबाना या टाँगों को या हाथों को, तो गुरुजी के हाथ और पैर ऐसे मुलायम थे कि जैसे एक अम, वो होती है ना कॉटन और मतलब आप इतनी सॉफ्ट थे कि अगर आपको लगे कि शायद आप उनके हाथों को पकड़ रहे हो, कहीं ज़ोर से ना दबा देना क्योंकि वो ब्लू सा निशान पड़ जाएगा क्योंकि इतना सॉफ्ट था गुरुजी के हाथ और पैर और इतने मुलायम बटरी जैसे वो कह सकते हो आप। तो जब भी मैंने देखना कि इतने मुलायम, इतने सुंदर और इतने मतलब सॉफ्ट स्किन और कुछ दिन मतलब ज़ख्म होते थे गुरुजी की टाँगों पे, पैरों पे, हाथों पे बाजू पे, तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी। मैं कुछ कहती तो नहीं थी लेकिन मुझे परेशानी सी होती थी कि गुरुजी को ये ज़रूर कोई ना स्किन की अंदर से कोई प्रॉब्लम है। अब हमें क्या मालूम कि क्या है लाइक सो जो छोटी बुद्धि के दिमाग ने जो भी सोचना वो यही सोच सकता है ना। तो मैंने गुरुजी को एक बारी उनका मूड बड़ा अच्छा था क्योंकि ज़्यादा तो उनके साथ बात नहीं कर पाते थे। तो उनका मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछूँ? कहते हाँ पूछ। मैंने कहा गुरुजी मुझे लगता है कि आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है अंदर से जैसे आपकी स्किन कभी रिएक्ट करती है मौसम की वजह से या कुछ भी। तो आपको ये जो ज़ख्म हो जाते हैं, मेरे डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं यहाँ जलंधर के सबके सबसे बेस्ट हैं। तो गुरुजी मैं उनको बोलूँ वो यहीं पर आ जाएँगे और आपको देखेंगे और आपको थोड़ा-सा वो स्लाइट मेडिसिन देते हैं और उसके साथ ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी बहुत हँसे। तो फिर मैंने कहा गुरुजी देखो ना आप टाल जाते हो ना फिर मेरी प्लीज़ बात मान लो, एक बारी आप दिखा लो, नहीं होगा तो नहीं सही लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात मानो। तो फिर कहने लगे चलिए तू देखदी है ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ?
हाँ जी गुरुजी, लोग बहुत सारे कष्ट अपने लेके आते हैं और आप उनको फिर वो गुरुजी ठीक होके भी तो जाते हैं ना, थोड़े दिनों बाद हमें पता चल जाता है कि सो एंड सो केम एंड वो अपने रेड़ के आपके पास आए थे और वो टाँगों पे चल के गए हैं, या उनको कैंसर थी और अब वो बहुत ठीक हैं, या उनके बच्चा नहीं हो रहा था कि वो ठीक हैं, मतलब अब उनके शी इज़ एक्सपेक्टिंग, तो इस तरह के तो गुरुजी मैं रोज़ देखती हूँ। सो कहते कि फिर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ कौन अपने ऊपर लएगा कि वो ठीक हो जाना। समझ में आई थोड़ी-सी बात, लेकिन पूरी समझ में नहीं आई और मैंने हाथ जोड़ दिए। अच्छा ठीक है गुरुजी, जैसे आप कहो। अब टाइम बीतता गया और लेकिन एक बात गुरुजी ने हमेशा मेरे से जब भी मैं आई वहाँ पर, हर दूसरे-तीसरे दिन गुरुजी पूछते थे, वही जो पहले दिन उन्होंने पूछा था, "पम्मी आंटी नहीं आई?" तो मेरी मम्मी जो है वो एक तो सोशल बहुत हैं और थे भी उस वक़्त पे बहुत टाइम, और दूसरा वो सिख खानदान से, और मेरा कोई फैमिली मेंबर वहाँ नहीं आता था। तो मैंने अपनी मम्मी से एक आध बारी कहा भी कि जो मेरे गुरुजी हैं मम्मा आपको वो बोलते हैं कि वो आपको लेके आओ। तो कहते हैं कि ठीक है तू मानती है, तू ज़रूर मान, मैं तेरे को कभी नहीं रोकूँगी, लेकिन मुझे नहीं जाना है। सो इसलिए मैंने कहा मम्मा वो आपके, कहते कोई बात नहीं तू टाल देना कि वो बिज़ी हैं, नहीं आ सकते। ठीक है जी। मैंने जब भी गुरुजी ने पूछना मैंने कहा ना गुरुजी, नीचे मुँह करके, हाँ जी गुरुजी आ जाएँगे वो, जब उनका आना होगा वो आ जाएँगे। लेकिन मैंने उनको एक आध बारी बोला है तो वो बस थोड़ा बिज़ी रहते हैं। कहते कोई नहीं, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ टाइम आना है उन्हें आ ही जाना है। ठीक है जी। सो ये सिलसिला जब चलता रहा तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब गुरुजी ने, आपने सुना कि जैसे मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया, उस वक़्त ना तो मुझे किसी ने कभी कहा था कि यहाँ गुरुजी रहते हैं और बहुत पहुँचे हुए महापुरुष हैं या भगवान हैं। मतलब जिस तरह से मुझे गुरुजी ने बुलाया, इट वाज़ जस्ट हिज़ डायरेक्ट कॉल टू मी। दूसरी बात कि मैंने कभी गुरुजी से अपनी लाइफ़ के बारे में कभी शेयर नहीं किया था, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता था और वैसे भी शेयर करने वाला कुछ ऐसा था नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे तकलीफ़ है। कहते हैं ना कि हम गुरु के पास या भगवान के पास तब जाते हैं जब हमें बहुत तकलीफ़ होती है, जब हम कुछ सफ़र कर रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ था नहीं। छोटी-मोटी माइनर इश्यूज़ जो फैमिलीज़ में हर एक की होती हैं, छोटी-मोटी वो थी, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा नहीं था कि मैं गुरुजी से शेयर करूँ, इट वाज़न्ट वर्थ दैट। लेकिन एक टाइम बीता गया, 1991 में मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई, अब 1995 आ गया और अ, मेरा उस वक़्त लाइक माय मैरिज वाज़न्ट गोइंग टू वेल, और मुझे एक दिन ऐसा आया, इट वाज़ मई 1995 एंड इट वाज़ मई 25th, जब मेरे एक्स-हस्बैंड जहाँ से थे वो वापस चले गए। और उस दिन जब मैं गुरुजी के पास आई शाम को, तो मैं दीवार के पीछे लाइक जहाँ गुरुजी मुझे देख ना सकें, तो मैं उनके एक नी जहाँ हम जालंधर मंदिर में बैठते थे, दीवार के पीछे जाके बैठ गई और बहुत, बहुत, बहुत रोना आ रहा था उस दिन, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। रोना तो कई बारी हम लोग बैठते हैं जब भी संगत जी आपको मालूम है कि विराग आता है, जब हम शब्द सुनते हैं, क्योंकि वो शब्द हमारी ज़िंदगी को टच करते हैं, और उस वक़्त मुझे इतनी शब्दों की समझ भी नहीं, हालाँकि मैं मतलब बहुत शब्द सुनती थी, लेकिन वो उसको हम इतना डीपली समझते नहीं हैं जब आप होते हो ना, अभी आपकी आपकी शुरुआत होती है, या उस वक़्त शुरुआत भी ना कह लो कि बस अभी मैं गुरुजी को मिली थी, तो स्पिरिचुअलिटी की कोई इतनी, हाँ, ठीक है, मैं अब मेरी क्योंकि ग्रैंडमा बहुत स्पिरिचुअल थी, तो मेरा बहुत अ अ, गुरबानी की तरफ या वाहिगुरु की तरफ ध्यान था, लेकिन वो शब्दों को समझने की इतनी क्षमता नहीं थी अभी। तो उस दिन ऐसे ही बैठे बहुत रो रही थी और यही था कि गुरुजी मुझे आज ना देखें, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और मैं ऐसे गुरुजी से बात कर भी नहीं पाऊँगी।
तो गुरुजी मुझसे पूछेंगे क्यों रो रही है, तो मैं क्या बताऊँगी? सो एनीवेज़ मैं बैठी रही। तो थोड़ी देर बाद गुरबानी अभी चल ही रही थी, तो गुरुजी आए और मुझे कंधे पे हाथ रख के तो कहने लगे मुझे कि भी मेरे पीछे आओ। तो मैं गुरुजी के पीछे चली गई और नीचे मुँह करके अपना फेस वगैरह साफ करके, तो गुरुजी ने कहा, "इत्थे बैठ जा" उनके कमरे में। नीचे बैठ गई और गुरुजी मेरे पास ही वहीं ज़ ज़मीन पर मेरे सामने बैठ गए। तो कहने लगे, कुछ नहीं पूछा गुरुजी ने, कहने लगे अम, "जो तेरा सी ही नहीं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਨੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ तक ही सी, बस हुन तू आज़ाद है।" एंड मैंने मुँह ऊपर किया और गुरुजी की तरफ देखा और आँसू मेरे झरने की तरह बह रहे हैं। मैंने कहा, "गुरुजी, बस क्या कह रहे हो आप गुरुजी कि हुन तक ही सी साथ मेरा?" सो कहते हाँ। और कहते स्ट्रेट लाइक इन वन लाइन ही सेड, "तू अमेरिका जा रही है और मैं तेरा उत्थे घर बना दिता है, हुन तू पिछे नहीं मुड़ के देखना।" अगेन क्या कह रहे हो गुरुजी आप? मतलब पहले तो समझ नहीं लगी। फिर मैंने कहा, गुरुजी आपको पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, आप इधर आए हुए हैं आपके पास गुरुजी। हाँ, मैनू पता है, बच्चे भी मैं भिजवा देने हैं। हुन तू अपनी तैयारी कर, कल तो ही शुरू कर, वीज़ा लगवा और तू अमेरिका जा रही है। हाथ जोड़ दिए मैंने कि अब मैं गुरुजी से क्या, कि उन्होंने हमेशा ही कहा था कि दिमाग लगाने की या मेरे साथ आर्ग्यू करने की या बात करने की कोई नहीं है, आप बाहर छोड़ के आओ उसको अपने जूतों के साथ। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर जब हर रोज़ मैंने आना, गुरुजी ने यही कहना कि वीज़ा लगवा लिया कि नहीं? कागज़ तैयार हो गए कि नहीं? तो मैंने कई बारी गुरुजी बहुत मुश्किल है, सब कहते हैं बहुत मुश्किल है वहाँ जाना और बहुत पेपर वर्क की ज़रूरत होती है, आजकल बहुत ज़्यादा वो रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये मैं कैसे जाऊँ गुरुजी? मतलब नहीं हो पाएगा और मेरे बच्चे यहाँ हॉस्टल में पढ़ते हैं अब तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो कहते बस जे मैं तेनू कह दिता ना ते तू जा रही है। बस वो इतनी बात ही करते थे और चले जाते थे। तो मैंने पेरेंट्स से बात करी और उन्होंने कहा कि पता नहीं तू क्या कह रही है बट ये है कि तेरी मेरी सिस्टर उस वक़्त उसकी शादी मेरे से छोटी है, उसकी शादी अमेरिका में हुई थी। तो वो कहने लगे ठीक है तेरा थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और तू उसको जाके अमेरिका मिल आ एंड देन कम बैक लेकिन वहाँ सेटल होने की तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड और आई डोंट थिंक यू कैन। सो वीज़ा लगवाने की कोशिश में गुरुजी के पास पेपर भी लेके आई, गुरुजी ने देखा उनको, तो फिर गुरुजी उस दिन उठे जिस दिन मैं वीज़ा के पेपर्स लेके आई गुरुजी के पास, तो गुरुजी उठे और मैंने कहा गुरुजी बड़ा डर लग रहा है बेइज़्ज़ती तो बहुत होगी जब डिनाई हो जाएगा गुरुजी। तो गुरुजी उठे और उन्होंने अलमारी खोली और उसमें से अपना एक चोला साहिब दिया मुझे और एक अपने पंजाबी जुत्ती जो गुरुजी पहनते थे मुझे याद है व्हाइट पर्ल्स की थी और वो दोनों उन्होंने मुझे दिए और कहते कि ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਏਂਗੀ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ मिल ਜਾਂਦਾ। वही हुआ, वही हुआ। इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की उस दिन जब मैं वीज़ा लेने गई और वैसे भी उनके चोले में से और उनके चरणों में से इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, तो वो मैंने कुछ भी नहीं इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने मेरा पासपोर्ट लिया, स्टैम्प लगाई, पूछा भी नहीं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कोई पेपर वर्क, कोई कुछ नहीं, पूरी मोटी फ़ाइल मेरे हाथ में पकड़ी हुई है एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट माय वीज़ा। अब मुझे अमेरिका जाना है और जुलाई का महीना है। तो गुरुजी कहने लगे कि अच्छा तेरी टिकट 24 जुलाई दी है ते 23 ਨੂੰ ਮੈਂ दिल्ली ही गेव मी द एड्रेस उस वक़्त मंदिर जीके मंदिर भी नहीं कहते थे, तो जीके ग्रेटर कैलाश ये एड्रेस है, तो तू मुझे जाने से पहले मिल के जाना, मैं दिल्ली होऊँगा उतने उन दिनों में। मैं कहा ठीक है गुरुजी।
सो मैं दिल्ली से जब निकलना था तो मैं गुरुजी के पास गई 23 जुलाई मैं ये डेट आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जुलाई 23 तक बिकॉज़ इसके साथ बहुत हिस्ट्री है आगे जो मैं अपने सत्संग सुनाने वाली हूँ। सो जुलाई 23 को मैं गुरुजी को मिलने गई और गुरुजी इतनी संगत दिल्ली में वहाँ उनके जीके वाले मंदिर में मतलब मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मैंने तो वही 50-60 ज़्यादा से ज़्यादा जलंधर में संगत देखी हुई है गुरुजी की। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो मुझे बहुत हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि मेरे गुरुजी इतना सब जानते हैं गुरुजी को। ख़ैर मैं गुरुजी के पास जब आशीर्वाद लेने गई, जब जाने लगी तो गुरुजी उठे अपने सिंहासन से और उन्होंने मुझे गले लगाया। और आज भी मुझे याद है गुरुजी संगत जी कि उस वक़्त एक आंटी आई थिंक उनका नाम मुझे मालूम नहीं है सदाबहार शायद उनको कहते हैं और उस वक़्त वो एक गाना गा रही थी। वहाँ पर जैसे गुरुजी कई बारी किसी को बोलते थे कि तुम गाना गाओ, तो वो गाना लगा हुआ था, लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो ना हो। और गुरुजी जब मुझे गले लगा रहे थे तो मुझे इतना रो रही थी मैं। तो उस दिन मुझे गुरुजी कहने लगे कि जा हुण तैनू मेरी लोड़ नहीं, जा तेरा कल्याण किता। ऐश कर हुण ऐश ही ऐश है। तो मैं रोते हुए गुरुजी आप ये क्या कह रहे हो मुझे कि मैं जाऊँ जहाँ मैं आपके बिना 1 मिनट नहीं रह सकती और आप कहते हो कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और मैं आपसे ना मिलूँ। गुरुजी ये क्या कहते हैं अच्छा, अच्छा जा मैं ही तेनू भेज रहा ना जा, जा ऐश कर। वो दिन आखिरी दिन था संगत जी जब मैं गुरुजी को फ़िज़िकल फ़ॉर्म में मिली और वहाँ से मेरी नई लाइफ़ शुरू हुई, नई जर्नी शुरू हुई। लेकिन बिफोर आई फिनिश द जर्नी ऑफ माय विद गुरुजी इन फिजिकल फॉर्म मैं पम्मी आंटी का जो वो पूछते थे मेरे से वो मैं शेयर करना चाहूँगी जल्दी से कि जो मेरी मम्मी अब जब क्योंकि इतना हालात ख़राब हो गए मेरे और मुझे अमेरिका जाना पड़ा तो तब मेरी मॉम और मेरे डैड दोनों कहते कि अच्छा चलो मैं हम भी देखें कि इन गुरुजी में कुछ तो शक्ति है कि जो उन्होंने तुझे कहा अमेरिका जाने को और तेरी तैयारी हो गई, तो चलो हम भी चल के देखते हैं। और हम लोग आए और गुरुजी बहुत बहुत खुश हुए उनको देख के मेरे डैड को बहुत आशीर्वाद दिया और मेरी मम्मी आ गई हैं पम्मी, पम्मी आंटी हुण तू इन्नी देर तो तेनू बुलाना पिया, चल कोई नहीं तेरा टाइम भी आ गया हुण। एंड गुरबानी सुन रहे थे हम सब बैठे और गुरुजी ने मेरी मम्मी को और मुझे कहा कि अंदर आओ कमरे में। तो हम लोग गए उनके कमरे में और गुरुजी ने संगत जी मैं पिछले सत्संग में भी यही बात हाथ जोड़ के सबसे कहती हूँ कि गुरुजी ने जो दर्शन मेरी मम्मी को और मुझे उस दिन दिए ना मैं वो कह सकती हूँ, ना मैं बता सकती हूँ क्योंकि वो बहुत पर्सनल हैं और मैं अभी मुझे हुक्म नहीं हो रहा गुरुजी का कि वे मैं उसको शेयर कर पाऊँ। लेकिन वो जो दर्शन गुरुजी ने उस दिन दिए, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग कह लीजिए कि अगर शायद मैं आज ज़िंदा हूँ, तो वो दर्शन की वजह से हूँ। ख़ैर मैं अमेरिका चली गई और मैं ठीक है वहाँ पे 1995 में गई ट्राई टू सेटल डाउन देयर बट जो नहीं नहीं हो पाया 1995 में मैं 1996 में वापस आई और लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जो कह दिया था लेकिन उस वक़्त ये नहीं पता था कि चलो ठीक है गुरुजी ने कहा कल्याण किता, कल्याण का ही मतलब नहीं पता होता था कि अच्छा कल्याण किता इसका मतलब कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, मेरा वीज़ा लग गया तो यही कल्याण है। कुछ नहीं पता होता था कि कल्याण गुरुजी ने जो कहा है वो उसका सही मतलब क्या है। तो वो आगे आपको थोड़ा सुनने को मिलेगा।
तो 96 में मैं वापस आ गई, गुरुजी के बारे में पूछा, गुरुजी के घर भी गई, तो वहाँ पर मुझे यही उन्होंने मतलब संगत को तो हम लोग किसी को जानते नहीं है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम किसी से बात ही नहीं करते थे, कोई सेल फ़ोन्स नहीं होते थे, किसी का नंबर नहीं होता था। तो गुरुजी का आश्रम वहाँ से बाहर सुदामा जी कहते थे कि गुरुजी मुझे भी नहीं पता है कहाँ है, वो कहीं मतलब मेडिटेशन में है, सो अब नहीं है इधर गुरुजी। तो मतलब नहीं समझ लगी, कई बारी बड़े मतलब पता करने की कोशिश की कि गुरुजी कहाँ हैं, तो वो मुझे 1996 में कुछ नहीं पता चला। 1996 से लेके 1999 तक मैं फिर से इंडिया में रही, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब उन्होंने हाथों की लकीरें बदल दी हैं, तो फिर वो तो होना ही है जो उन्होंने कहा। और वही हुआ कि 1999 में मेरा दोबारा से अमेरिका जाना हुआ और वहाँ सेटल होना शुरू हो गई मैं एंड मेरे बच्चे भी आ गए। 3 साल लग गए उनको 9/11 की वजह से, लेकिन जो गुरुजी ने कहा था। लेकिन गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में ना होके भी ये सब कर रहे थे, व्हिच आई हैड आल्सो काइंड ऑफ फेस्ड आउट। तो मैं 2006 तक वापस नहीं आ पाई इंडिया और गुरुजी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जब आई, फिर पता किया अपने मॉम-डैड से, कहते नहीं मालूम, कभी सुना नहीं, पता नहीं गुरुजी अब नहीं कहाँ होते हैं, वी हैव नो आइडिया। तो वो ऐसा हुआ संगत जी कि वो गुरुजी की ही लीला है ना, हम लोग कई सत्संग में भी सुनते हैं, अब सुनती हूँ मैं कि गुरुजी जब उन्होंने अपने आप को आपके दिमाग से निकालना है, तो वो तो उनके लिए बहुत आसान चीज़ है, राइट? लेकिन हमारे लिए हमें समझ नहीं आती कि ये कैसे हो गया। मैं जो इतनी गुरुजी के साथ मतलब इतनी मेरी बॉन्ड हो गया था और अब गुरुजी ने मुझे मतलब मेरे दिमाग को ऐसा सुन करना शुरू किया कि गुरुजी निकलते गए। मैं यहाँ अमेरिका की लाइफ़ में बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, अपना अपनी स्ट्रगल, अपनी जो नई लाइफ़ शुरू करती गई और वो सब करना था जो जो एक नई लाइफ़ शुरू करने में स्ट्रगल होती है। लेकिन वो गुरुजी मेरे दिमाग से कहीं पीछे छूट गया, लाइक मेरे मेरे से वो फ़ेज़ आउट होता गया मेरे दिमाग से। इन 2006 आई रिमेंबर कि मैं गुरुजी ने ख़ैर अब मुझे सारे डॉट्स कनेक्ट करती हूँ तो मुझे पता है कि 2006 में मुझे अपने जो हस्बैंड मेरे अब हैं उनसे मुलाकात हुई। वो सिंगापुर से आए थे और हम यहाँ मिले और 2006 में और 2009 में हमने वी गॉट मैरिड। Life took a U-turn. One of the finest human being that I could ever meet and be with. और वही गुरुजी की कृपा, उन्होंने ही ऑफ कोर्स मेरी ज़िंदगी जब उन्होंने कह दिया कि मैंने तेरी लाइफ प्लान कर दी है यूएस में, तो वो सब ये उन्हीं की तरफ से हो रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, मैं हमेशा ये कहती थी कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, लेकिन वो गुरुजी के वो कहते हैं ना कि वो जो वो फ़ेज़ आउट होते गए, गुरुजी खुद को करते रहे क्योंकि उनको भी पता था कि अगर मैं इसकी ज़िंदगी में रहूँगा तो ये भी मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगी हर चीज़ के लिए। तो लेट हर गो बाय हरसेल्फ, लेट हर डू थिंग्स बाय हरसेल्फ एंड शी विल बी फाइन बिकॉज़ उन्होंने ब्लेस तो कर दिया हुआ था। अब गुरुजी धीरे-धीरे जैसे वो बैक सीट लेने लगे मेरी लाइफ में और लाइफ मेरी बिल्कुल स्मूथ चलने लगी। सब कुछ ठीक हो गया। बच्चे भी आ गए, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। बस वो गुरुजी की तरह ही प्यार करते थे, लाड लडाते थे, हैं ये अभी भी। लेकिन वो यही सोचना कि ये भगवान ने कहाँ से इनको मतलब मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। Anyway, I'm talking about जुलाई 23rd अगेन जब मैं गुरुजी को फिज़िकल फ़ॉर्म में मिली, तो मैं अब बताना चाहूँगी कि 2000 अब 25 साल बीत गए हैं। 1995 में मैं गुरुजी को लास्ट मिली हूँ फिज़िकल फ़ॉर्म में। अब 2020 आ गया है इधर और कोविड हुआ है। मैं इंडिया जाने लगी, हर साल जाने लगी, मेरे पेरेंट्स उधर हैं, तो मैं आई गो एवरी ईयर टू सी देम। और कोविड हो गया एंड आई गॉट स्ट्रैंडेड देयर एंड आई कुड नॉट कम बैक।
मई में मैं फ़रवरी में गई और मई एंड में मैं वापस आ पाई यूएस रिपैट्रिएशन फ्लाइट लेके। सो जुलाई 2020 में लेकिन जब मैं वापस आई तो उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा एक टाइप का डिप्रेशन सा हो गया था, शायद वो कोविड की वजह से। इंडिया में भी अपने पेरेंट्स को हेल्पलेस देखते हुए, बहुत लोगों को स्ट्रगल करते हुए, बहुत लोगों की जानें जाते हुए देख के वापस अमेरिका आके भी बहुत डिप्रेस सा महसूस होने लगा और बहुत जैसे ना ज़िंदगी लगे कि कुछ नहीं है, लाइक this life is not fair, and there is this is a realization कि हम लोग बहुत भटके हुए हैं। तो मैं बहुत ढूंढती थी कि मुझे मुझे ना कहीं मतलब कोई मिले जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ, और मैं उस वक़्त, क्योंकि वो मेरी स्पिरिचुअलिटी जो अंदर थी वो इट वाज़ जस्ट कमिंग आउट ऑफ मी कि मुझे कहीं कुछ ढूँढना है। लेकिन गुरुजी तो जैसे निकल ही गए, और मैंने कभी भी अमेरिका में रह के भी ना तो मैंने कभी सत्संग का वर्ड सुना था, ना मैंने कभी किसी को सत्संग में मतलब कोई बात होते सुनी थी, और ना ही मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग या गुरुजी को कोई और भी वर्ल्ड में जानता है। मुझे तो सिर्फ़ अपने जालंधर वाले गुरुजी पता था, और दैट इज़ इट। और ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में कि वो जो जीके में मैंने उनको आखिरी बारी मिली थी, दैट्स इट। तो जुलाई 2020 में एक संगत है हमारे यहाँ बहुत प्यारी, कंचन नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे, और मैंने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि मैं बहुत साल पहले उनको कभी मिली होंगी अपने वर्क प्लेस पे, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। द मोमेंट आई एक्सेप्टेड आई सॉ कि वो 7 जुलाई का अपने घर में गुरुजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और गुरुजी का स्वरूप, संगत जी आप मान सकते हैं, और मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठी हूँ इस वक़्त, झूठ नहीं बोलूँगी, ना ही ज़रूरत है। अम, मैंने गुरुजी का स्वरूप पहली बार देखा। मैंने लास्ट टाइम गुरुजी को जुलाई 23 को जीके मंदिर में मिली थी, उसके बाद पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी फ़िज़िकल रूप में नहीं हैं। गुरुजी का बड़े मंदिर है या दिल्ली में, आई हैड नो आइडिया ऑफ एनीथिंग। वो पूरा का पूरा गुरुजी ने मुझे ब्लैंक आउट कर दिया था अपनी तरफ से। तो मैं बड़ी हैरान, और मैंने वहाँ लोगों ने लिखा हुआ जय गुरुजी, मुझे लगा कि यही है, मतलब यही है तो है मेरे गुरुजी, लेकिन बहुत मिलते-जुलते हैं, लेकिन ये मेरे गुरुजी हो नहीं सकते, क्योंकि ये अमेरिका में यहाँ पर फेसबुक पे डाल रहे हैं और नीचे मैं पढ़ रही हूँ जय गुरुजी, तो मैंने भी जो मन में आया जय गुरुजी लिख दिया। तो ये आंटी मुझे उसी वक़्त फ़ोन करके बोलती हैं कि उनके पास मेरा नंबर तो नहीं था, शी सेंड मी अ मैसेज कि आप गुरुजी को कैसे जानते हो? तो मैंने कहा कि मैं ऐसे वेल बी कनेक्टेड देन, एंड देन बात हुई, और कहते हैं आप गुरुजी को, मैंने कहा ये गुरुजी मेरे गुरुजी तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तो कहती हाँ, ये वो जालंधर वाले गुरुजी हैं। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि गुरुजी, और मैं अब देख रही हूँ कि फेसबुक में कितने लोग जानते हैं उनको, और कितनी उनकी वो हो रही है। तो उसने मुझे सारा बताया कि ऐसे है, लेकिन ये वो ही जालंधर वाले गुरुजी हैं। मतलब नहीं मान रहा था मन मेरा, लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस किया। और फिर उन दिनों में कोविड था, तो सत्संग भी नहीं हो रहे थे, तो वो कहने लगे कि ऐसे यहाँ पर सत्संग होते हैं, और बहुत होते हैं, और हर कंट्री में हो रहे हैं गुरुजी के सत्संग। गुरुजी एनीवेज़ लाइक मेरे दिमाग से बाहर थी ये बात, तो उन कहने लगे कि अच्छा एक यहाँ पर हमारे संगत हैं कैलिफ़ोर्निया बे एरिया में, राम्या नाम है उनका, और वो अपने घर में सत्संग थर्सडे को कर रहे हैं अभी भी, लेकिन वो बहुत कम संगत को आने देते हैं क्योंकि कोविड है। और मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि अगर वो आपको आने दें तो आपको पता चल जाएगा कि सत्संग कैसे होता है और यहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हो सके तो प्लीज़ आप मेरे को कनेक्ट करवाइए, क्योंकि मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ कि ये जो मैं गुरुजी हैं ये मेरे गुरुजी ही हैं, राइट?
तो आप देखिए संगत जी कि उन्होंने मुझे उनसे ले ली परमिशन और उन्होंने पूछा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोविड वगैरह की तो वो आ सकती हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड उनके घर गए और वो थर्सडे को थर्सडे अपने घर करते हैं और संगत जी मैं फिर से दोबारा रिपीट करना चाहूँगी जुलाई 23rd ये जुलाई 23rd 2020 की बात है जब मैं जो पहली बारी गुरुजी को मिलने गई मैं उनके निराकार रूप में और उनके घर में सत्संग हो रहा है और इतनी अंदर जाते ही मुझे इतनी फ्रेग्रेंस अभी मैं अंदर भी नहीं गई उनके बाहर ड्राइववे से अंदर जाते हुए इतनी फ्रेग्रेंस जैसे कि वो फ्रेग्रेंस जो मुझे आती थी जब मैं पहली बारी गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। अंदर जाते मैंने पढ़ा गुरुजी का स्वरूप कहने को स्वरूप था लेकिन मुझे सिर्फ गुरुजी नज़र आ रहे थे। मुझे कुछ स्वरूप में कुछ वो गुरुजी ही वो उनके उन्होंने भी ऐसे रेड चेयर लगाई हुई थी और वहीं पर गुरुजी बैठे हुए हैं। वहीं पर मुझे वही नज़ारा जैसे मैं हर रोज़ जाके उनको जालंधर मंदिर में देखती थी। एब्सोल्यूटली गुरुजी मैं संगत जी मैं झूठ तो नहीं बोल सकूँगी, बिल्कुल भी इस मामले में। लेकिन वो मुझे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, उनकी फ्रेग्रेंस और वो जो गंगा जमुना उस दिन जो बही मेरी आँखों से, आप सोच सकते हैं कि अपने मुर्शिद से जब मुलाकात होती है आपकी और ये 25 साल पूरे 23 जुलाई को उन्होंने मुझे अमेरिका भेजा, मुझे आखिरी बारी मुझे प्यार से और हग किया और आज 23 जुलाई जब मैं उनके पास गई, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा था वो मेरे लिए कि 25 साल बाद उन्होंने मेरे साथ रिकनेक्ट किया क्योंकि अब उनको पता था कि अब ये इसको मेरी ज़रूरत है, जो मुझे नहीं मालूम थी लेकिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और ये सब दिखाया। लंगर प्रसाद खिलाया उन आंटी ने बड़े प्यार से और थोड़ा-सा उन्होंने मुझे कहा भी मैंने रोते-रोते उस दिन जो भी अपना सत्संग सुनाया थोड़ा-सा कि कैसे मैं गुरुजी को जानती हूँ जालंधर से। और फिर हम जाने लगे उनके घर से उन्होंने 2 रोज़ेज़ दिए हमें और बहुत उसमें से भी बहुत फ्रेग्रेंस थी। तो जब हम बाहर निकलने लगे तो वो आंटी कहने लगे आंटी अंजू आंटी आप 1 मिनट रुको मुझे आपको कुछ देना है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है जी, तो मैं खड़ी हुई और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लाके बहुत सुंदर बड़ा स्वरूप दिया मुझे। कहते कि मुझे ये हुक्म हो रहा है तो ये आप अपने साथ लेके जाओ। तो वो मैं अपने साथ लेके आई और गुरुजी ने मतलब मुझे वो जो स्वरूप था जो मुझे उस दिन मिला वो मुझे ऐसे लगे कि जैसे मैं अपने घर मेरे अंदर मेरे घर में गुरुजी आ गए हैं। इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा खुशी कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उनको अंदर लेके आई और मुझे समझ ना लगे अब इनको मैं कहाँ गुरुजी को कहाँ स्थापित करूँ, कहाँ रखूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगे कि गुरुजी खुद हैं, तो मेरे पास तो कोई कमरा भी नहीं मैंने बनाया हुआ, यहाँ क्या करूँ मैं, कहाँ रखूँ? सो इसी में पूरी रात मेरी निकल गई। कभी मैं उनको नीचे एंट्रेंस में रखे, कभी मैंने अपने रूम के बाहर जहाँ मैंने अपने गुरु साहिब की स्वरूप हैं पहले से। तो बहुत वो एंग्ज़ायटी में मेरी वो पूरी रात निकली लेकिन खुशी का कोई अंत नहीं था। तो मैंने बहुत प्यार से उनको अपने फिर कमरे के बाहर जहाँ पर मैंने बाकी गुरु ग्रंथ साहिब के भी गुरुजी हमारे गुरु नानक देव जी का भी स्वरूप है, तो मैंने उस दिन उनको ऐसे वहाँ जाके रखा। अगले दिन मैं काम पे चली गई सुबह और यहाँ पर और मैं बहुत खुश लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं अपनी मीटिंग में थी तो मेरी बॉस कहने लगी कि यू लुक वेरी पेल एंड यू लुक वेरी टायर्ड एंड व्हाई डोंट यू जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। तो मुझे लगा मैंने कहा नहीं आई एम एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ी देर बाद संगत जी मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे बहुत सी ना वो त्रेलियाँ आ रही हैं और लाइक यू नो आई एम स्वेटिंग एंड आल्सो मेरा जॉ जो है वो अकड़ रहा है और मेरे लेफ्ट आर्म में बहुत दर्द हो रही है। तो मतलब मुझे लगा कि शायद ये जो मुझे इतनी एक्साइटमेंट कल रात से है शायद उसी का नतीजा है।
तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं दोबारा से गई नीचे और आई ट्राइड टू डू माय वर्क एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक इट्स गेटिंग वर्सन, एंड देन उसी वक़्त मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया एंड ही इज़ जस्ट चेकिंग ऑन मी, कहते तू इतनी एक्साइटेड थी कल रात को, आर यू फीलिंग नॉर्मल नाउ? अभी गुरुजी को मिल लिया अच्छी तरह से? तो मैंने कहा वो तो हाँ, बिल्कुल बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ये जो सिम्पटम्स हैं, तो ही सेड वेल दैट डज़न्ट लुक गुड। चल ठीक है, मैं ले लंच के लिए निकला हूँ तो मैं तेरे को लेता हूँ ऑफ़िस से और चेकअप करवा आते हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो कहते नहीं, नहीं, यू जस्ट मीट मी आउटसाइड योर वर्क प्लेस एंड आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल। ठीक है जी, हम वहाँ से हॉस्पिटल चले गए और मैं अंदर गई तो मैंने उनको अपने सिम्पटम्स बताए, तो कोविड का टाइम था उस वक़्त। तो वो कहने लगे कि इमीडिएटली उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया ये वो, तो उसी वक़्त वो कहने लगे कि यू आर इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, वी गॉट टू एडमिट यू एंड यू आर गोइंग टू, जो हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, वी आर मूविंग यू टू अनदर हॉस्पिटल, जो यहाँ से आधा पौना घंटे का रास्ता है एंड यू आर गोइंग देयर। तो मैंने कहा नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड बाहर अभी पार्किंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा, कहते हैं नहीं जी आपके हस्बैंड नहीं आ सकते हैं बिकॉज़ कोविड चल रहा है, नोबडी कैन कम इनसाइड, सो वी विल इन्फॉर्म हिम, गिव अस हिज नंबर एंड आवर कार्डियोलॉजिस्ट विल इन्फॉर्म, बट यू आर नॉट लीविंग, यू आर। तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ जी जहाँ आप कह रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, नहीं, वी कांट लेट यू गो लाइक दिस, यू विल हैव टू गो इन आवर एम्बुलेंस एंड फुली प्रोटेक्टेड विद ऑल द इक्विपमेंट एंड स्टफ। खैर जी, उन्होंने मुझे रोक लिया और करने लगे जो उन्होंने अपने टेस्ट करने थे, उसके बाद जो भी टेस्ट हुए दे वर नॉट गुड। कहने लगे कि अब जाना पड़ेगा दूसरे हॉस्पिटल में, चले गए जी, वो भी हुआ एंड मैं उनको कहती रही कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, आई एम ओके, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो ले गए और वहाँ जाके वो कार्डियोलॉजिस्ट जापानीज़ लेडी थी, तो उसने देखा सारा टेस्ट वगैरह जो भी रिपोर्ट्स थी, तो कहने लगे या इट इज़ नॉट गुड। मेरे हस्बैंड से भी बात हुई और उनको मेरे हस्बैंड को ये बताया कि शी इज़ हैविंग अ हार्ट अटैक टुडे एंड अभी भी इनको मतलब काफ़ी वो ठीक नहीं है एंड सो वी विल हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। खैर मेरे हस्बैंड बीइंग एन इंजीनियर एंड वेरी प्रैक्टिकल, तो वो समझ गए, तो कहते कि हाँ जी आप प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट एंड प्लीज़ लेट मी इन। तो कहते नहीं हम आपको नहीं आने दे सकते दूसरे हॉस्पिटल में भी। तो ये सिलसिला चला और उन्होंने मुझे कहने लगे कि हमें आपको रात भी रखना है, फ्राइडे था, वीकेंड भी रखना पड़ेगा और मंडे को आपकी एनजीओ होगी और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। सो आई वाज़ एडमेंट कि मुझे नहीं करवाना ये सब। तो एनीवेज़ उन्होंने मेरी तो सुननी नहीं थी, कर किया जो उन्होंने करना था। लेकिन मैं उनको कहने लगी कि मुझे प्लीज़ आप कल सुबह एंजियो करवा दो। फिर वो लेडी वाज़ वेरी नाइस, द जापानीज़ डॉक्टर, एंड शी सेड ठीक है, मैं लेट मी मेक सम फ़ोन कॉल्स, मैं देखती हूँ कि अगर कोई हमें मतलब हो जाता है हमारा अरेंजमेंट। शी केम बैक एंड शी सेज़ गुड न्यूज़, मैं आपकी एंजियो सुबह करा देती हूँ। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे ले गए और सारी रात वो जो भी टेस्ट करने थे करते रहे एंड सुबह 6 बजे आके एंजियो के लिए ले गए एंड देयर वर 3-4 डॉक्टर्स, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे और जो भी डॉक्टर्स जिन्होंने उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे या तो बायपास होगी या फिर स्टेंट्स लगेंगे, तो ये तो हमें एंजियो करने के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर स्टेंट्स हैं तो हम अभी लगाएँगे और बट वी आर गिविंग यू दिस एनेस्थीसिया सो दैट यू कैन रेस्ट एंड वी विल डू व्हाटएवर वी नीड टू डू। मैंने कहा ठीक है। अब वो उन्होंने मेरे ऊपर वो शील्ड डाली हुई थी, राइट हैंड पे वो डॉक्टर्स थे, लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं था। तो मेरे लेफ्ट हैंड पे मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरी बहुत ज़बरदस्त रिस्ट पकड़ी है। तो मैंने कहा डॉक्टर लाइक व्हाई यू होल्डिंग माय रिस्ट सो हार्ड? ही सेड देयर इज़ नोबडी ऑन द लेफ्ट, व्हाई वुड वी होल्ड योर, हम तो राइट हैंड आपका वो एंजियो कर रहे हैं और देयर इज़ नोबडी ऑन द लेफ्ट। मैंने कहा ठीक है। सो राइट है, मतलब उन्होंने जब एनजीओ शुरू की और मेरे को एनेस्थीसिया दिया, तो एनेस्थीसिया का मुझे कोई असर नहीं हो रहा, तो वो मेरे साथ बातें कर रहे हैं ताकि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं पूरी अवेक हूँ, मुझे बिल्कुल कोई भी लाइक वो नहीं आ रही है। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट चला गया देख के और उसके बाद डॉक्टर, इट्स वेरी वियर्ड कि भी इसको वो कोई असर ही नहीं हो रहा है एनेस्थीसिया का। खैर
वो कहने लगे कि शायद हमें दोबारा बुलाना पड़ेगा और शी हैज़ टू, तो उन्होंने जब एनजीओ शुरू ही किया मेरा, तो ही सेड, वन ऑफ द डॉक्टर्स सेड, हे यू नो व्हाट, दिस इज रियली रियली स्ट्रेंज, लेट्स स्टॉप दिस प्रोसेस। एंड वो कहने लगे कि दूसरे ने कहा, यू नो, आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट दे वर टॉकिंग बिकॉज आई वाज फुली अवेक। ही सेज, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। So he said, ma'am, it's really weird. First of all, you did not have any effect of anesthesia, and it's never happened in our history here. And secondly, you actually, all the tests that we saw are different from what we are seeing inside, because you really don't have any arteries blocked or any issue with your heart. So we are just stopping this process, and you are absolutely fine. एंड मैंने कहा ठीक है जी, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं है, तो मुझे आप प्लीज़ डिस्चार्ज। कहते हैं ठीक है, विल सेंड इट टू योर रूम एंड प्रॉब्ली इन एन आवर और सो यू कैन बी डिस्चार्ज्ड। सो ये है हमारे गुरुजी। अब उनको 25 साल बाद पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है। एक रात पहले बुला के उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए, मुझे लंगर प्रसाद करवाया और अगले दिन मुझे नई ज़िंदगी दी। 25 साल बाद वो मेरी ज़िंदगी में आके उन्होंने, अब मैं गुरुजी के बारे में और क्या कह सकती हूँ। संगत जी, हम सबको पता है कि गुरुजी क्या हैं, उस वक़्त वो क्या करते थे और आज भी निराकार रूप में भी वो क्या कर रहे हैं। तभी तो एक-एक संगत जो उनकी है, वो उनका अपना कनेक्शन है। आप देखते हो कि कितने लाखों करोड़ों लोग उनकी संगत हैं और एक-एक इंसान की अपनी स्टोरी है जो वो आपको यहाँ बैठ के बता सकता है। उनका कनेक्शन हम कैसे भूल सकते हैं कि कि एक, मतलब एक कहते हैं ना, एक फैमिली का कनेक्शन होता है या एक परिवार होता है जो वो सिख धर्म को मानता है, हिंदू को मानता है, किसी को भी मानते हैं, लेकिन वो एज़ अ फैमिली या मतलब जो बख्शिश होती है वो कहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली को बख्शा है। यहाँ एक-एक इंसान को सेपरेटली गुरुजी करोड़ों लोगों को कैसे बख्श रहे हैं, कैसे उनको जीवन दान दे रहे हैं या उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये तो हमारी सोच से भी बाहर है। और सच में कहा है गुरुजी ने कि सोचो ही मत कि कैसे तुम, मतलब तुम्हें मैं क्या देता हूँ, ये तुम बाहर छोड़ के आओ, अपना लॉजिकल माइंड बाहर छोड़ के आओ। मुझे मालूम है कि थोड़ा-सा टाइम अप हो गया है मेरे सत्संग का, लेकिन मैं इसी के साथ आज्ञा लेना चाहूँगी अपनी सारी संगत परिवार से। ज़रूर एक पंक्ति कहना चाहूँगी एक शब्द में से, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी और कई कई संगत की ज़िंदगी में ये शब्द की पंक्ति बहुत महत्व रखती है। मेरी सी कोई नेक कमाई मैनू दर तेरे ते लै आई, मैनू तेरे चरनां विच लै आई, मेरे अपने भी छड्ड गए साथ, शुकराना मेरे मालिक मेरी ज़िंदगी विच आन वास्ते, मेरे सिर उपर अपना हाथ रखन वास्ते, और अनंतम 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 शुकराना मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, मेरे दाता। वाहिगुरु, सतनाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी।